नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आप लोगों का एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट 13 का टेस्ट जो हुआ था जीके जीएस के लिए वो पिछले दिन हुआ था। उसी का आज क्या है कि हम यहाँ पे डिस्कशन कराने जा रहे हैं। प्लस इस 13 टेस्ट में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं उन सबका एक एक करके क्या करेंगे कि हम स्कोर कार्ड देखेंगे, रैंक कार्ड देखेंगे और देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है और कौन है जो आज सबसे टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फॉर्म अप्लाई भी कर रखे हैं, अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है ये आपको क्या करेंगे कि इस 13 में जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करा देते हैं। उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट में भाग ले सकते हैं, या उसी के बीच में ही आपको बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में क्या होते हैं कि डाले जाते हैं जो आपको एग्जाम होने वाली है उसको उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट दे सकते हैं। देखिएगा, ये देख लीजिए, ये जीएस का है, मतलब जनरल साइंस का है। जनरल साइंस के दोस्त आधे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आधे क्वेश्चन जो है आपको जेके के दिए जाते हैं जनरल नॉलेज के। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। 40 क्वेश्चन के लिए जो 10 मिनट टाइम रहता है, 10 मिनट में आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं, उसका डिस्कशन यहां पे करा देते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि 20 को जो है जीएस से क्वेश्चन है, अब 20 को जीके से क्वेश्चन है, तो जीएस का क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है जीके का क्वेश्चन डिस्कस करा देंगे। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के। देखिएगा, जीएस का पहला नंबर क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देख लीजिए, ये जीएस का पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए कि कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश तरंग के प्रकृति की पुष्टि करता है। देखिए, करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि दोस्त ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्या? व्यतिकरण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस। ये क्या करता है कि प्रकाश तरंग के प्रकृति की पुष्टि करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए। इसमें होता है कि मान लीजिए कि मतलब कि वैसी घटना जिसमें दो या दो से अधिक क्या होता है कि प्रकाश तरंग आपस में मिलती है, मिलने के बाद एक दूसरे को काफी स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग करने के बाद एक दूसरे को नष्ट भी कर देती है। तो ये घटना आपका क्या होता है कि इंटरफेरेंस ऑफ जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका करेक्ट है, जो प्रकाश के प्रकृति की पता चलता है इसी सिद्धांत से। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिएगा। सेकेंड नंबर दे दिया है कि इनमें से कौन सी राशि जो है मूल राशि है, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि मूल राशि कौन सा है। मूल राशि का मतलब क्या होता है कि जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो, वो उसका खुद का अपना जो है राशि होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। तो मूल राशि आपको पता ही है कि 7 गो मूल राशि है। ठीक है, तो इन 7 में से आखिर ये इसमें से कौन सा राशि है जो मूल राशि है। देखिए, करेक्ट आंसर बता देते हैं कि टाइम, मतलब समय। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। समय, समय क्या होता है ना कि मूल राशि होता है। अब इसके साथ साथ 7 गो मूल राशि होता है, उसको याद रखिएगा हमेशा। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, तापमान मतलब टेम्परेचर हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा जिसे मोल में हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि 7 गो मूल राशि है, ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। इसी से मिलकर के कोई तीसरा जो है आपका आधारी मतलब की राशि दूसरा जो निकलता है, ये मूल राशि सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा टेस्ट का। देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सी परिस्थिति कहता है कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए जो है सबसे आसान तरीका होता है। तो इन चारों ऑप्शनों से देखिए, बताइए कि इसमें से कौन सा तरीका अपनाया जाए जो किसी भी गैस को किया जाए कि लिक्विड में जो है कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, कौन सा तरीका अपना करके। देखिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, मतलब कि कम टेम्परेचर होना चाहिए और काफी दबाव जो होना चाहिए वो ऊंचे होना चाहिए। मतलब किसी भी मतलब गैस को अगर उस पर प्रेशर कस के बनाइएगा तो प्रेशर बनाने के बाद क्या होगा कि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर अधिक हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में जमा हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि गैस सिलेंडर जाते होइएगा भराने के लिए मार्केट में, क्या करता है, हाई प्रेशर पे वो गैस को क्या करता है दूसरे सिलेंडर में कंप्रेस करके डालता है। तो प्रेशर उसमें काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आसानी से हम जो है उसको दूसरे गैस सिलेंडर में फिल कर देते हैं, नहीं तो इतना आसानी से फिल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि वर्षा की छोटी बूंद हवा में गिरती है तो क्या होगी। देखिए, छोटी बूंद है वर्षा की, जैसे बादल संघनित होता है, संघनित होने के बाद क्या होता है कि धरती पर आकर गिरना शुरू होता है। जब गिरता है तो उसमें होता क्या है, देखिए जब गिरता है तो जान लीजिए कि कुछ समय के लिए उसका वेलोसिटी क्या होता है कि बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होता है कि वो स्थिर हो जाता है। क्या होता है, कुछ समय के लिए उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि स्थिर हो जाता है। ये वर्षा की छोटी बूंद की बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन दे भी देता है
कि वर्षा की बूंद जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। जब वो वर्षा की बूंद संघनित रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, जब वहां से गिरती है तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि एक गेंद को क्या किया जाता है, को ऊपर फेंका जाता है। फेंकने के बाद क्या होता है कि पैराबोलिक तरह से कर्व बनाते हुए वो धरती पर आती है। तो उसमें कौन सी चीजें जो होती है वो स्थिर रहती है, हमें यह जानना है। ठीक है, या कभी कभी दे देता है कि किसका मान बढ़ जाता है या किसका मान घट जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सारे चीजें जो हम आपको बताते हैं कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके आंसर क्या क्या होंगे। देखिए, जब भी किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर फेंकेंगे तो एक मैक्सिमम ऊंचाई तक के वो क्या होता है कि जाता है, उसके बाद जो कर्व बनकर के नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो मैक्सिमम ऊंचाई तक के जाएगा, जहां तक वो किसी पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर वहां से फॉल डाउन होना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा। तो यहां से जो जाता है तो उसका क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, जितना मैक्सिमम ऊंचाई होता है वहां तक की। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे वो स्थिर हो जाती है। स्थिर होने के बाद वो नीचे फॉल डाउन होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है कि बढ़ने लगती है और उसका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है। इसमें स्थिर क्या रहती है ये जान लीजिए। तो ये क्या होता है कि वेग का क्षैतिज घटक जो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपका स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर इस सभी का अगर पीडीएफ लेना होगा तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसी में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो जाकर के वहां पे क्या कीजिएगा कि ज्वाइन हो जाएगा, अगर इस सबका पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी टेस्ट देने के लिए एप्लीकेशन बता देते हैं, किस एप्लीकेशन से टेस्ट दिया जाता है वो आपको बता देंगे। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, जीएस का क्वेश्चन खत्म करते हैं, 20 को है, उसके बाद आपको बताते हैं कि कहां से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिलहाल चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं कि क्या दिया गया था टेस्ट में। देखिएगा, देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, एक समीकरण दे दिया है, y बराबर mt प्लस सी दे दिया है। ठीक है, यह किस समीकरण को दर्शाता है ये हमें जानना है। ठीक है, ये समीकरण जो होता है ना, जान लीजिए एक तरह से कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये होता है, y बराबर mt प्लस सी जो होता है, किसका? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि निरंतरण जो है एक्सेलरेट होते रहता है, उसके लिए ये ग्राफ का फॉर्मूला होता है y बराबर mt प्लस सी जो होता है सो। ठीक है, तो निरंतरण त्वरण के लिए होता है, ध्यान रखना है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि एक आदमी है, वो बर्फ के सिले पर क्या है कि लेटा हुआ है, आराम से फरमा रहा है, आराम लेटा हुआ है। अब मान लीजिए कि वो क्या करता है कि बर्फ के सिल्ली को लेते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहता है, तो वो न्यूटन का कौन सा नियम इसमें अप्लाई करेगा ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी भी चीज को धक्का जितना जोर से लगाएंगे उतना ही धक्का वो मेरी तरफ लगाएगा। तो बर्फ के सिल्ली पर बैठे हुए हैं, जमीन पर हम धक्का मारेंगे कस के, तो क्या होगा? उतना ही धक्का मेरी तरफ मारेगा। क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होगा, जो न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करेगा, फिर हम क्या करेंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे खिसक करके आ जाएंगे। तो वो कौन सा अप्लाई करेगा? न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ करेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। ध्यान रखना ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि न्यूटन के थर्ड लॉ को वो पालन करेगा, उसी से वो एक किनारे से दूसरे किनारे बर्फ के सिल्ली को लेते हुए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मेसॉन, मेसॉन जो होता है वो कहां पाया जाता है। देखिए मेसॉन किसको कहते हैं? ये ब्रह्मांड की जो रे होती है, कॉस्मिक रे जो होती है, उसी को मेसॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ब्रह्मांड की किरणें यानी कि कॉस्मिक रे जो होता है उसे मेसॉन कहा जाता है। मेसॉन जान लीजिए, मेसॉन का लाइफ जो होता है, जो किरण ब्रह्मांड में उत्पत्ति होती है, उस किरण का लाइफ जो होता है 10 से 20 सेकंड मात्र होता है। 10 से 20 सेकंड तक वो किरण रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है। फिर दूसरा कॉस्मिक रे बनती है, फिर जो 10 से 20 सेकंड तक रहती है, फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। तो 10 से 20 सेकंड तक की उसकी कॉस्मिक रे की लाइफ होती है। इसका खोज जो है सबसे पहले युकावा हिदेके ने किया था 1935 ईस्वी में। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, कभी कभी ये पूछ दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर ये देख लीजिए, दे दिया है कि लोहे की गेंद, एक लोहे की गेंद है, एक लकड़ी का गेंद है, दोनों को क्या किया जाता है कि समान वेट है, समान त्रिज्या है, दोनों को क्या किया, वेट समान नहीं है, समान त्रिज्या है, उसको क्या किया जाता है कि निर्वात में ऊपर ले जाकर के उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद दोनों जो है नीचे गिरेगा, तो कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, या दोनों समान रूप से गिरेगा, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि सेम मास का अगर कोई भी पिंड अगर रहता है और उसको निर्वात से जब लेकर के छोड़ा जाता है, तो ये चीजें जान लीजिए कि वो भार पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर निर्वात में है तो दोनों क्या करेगा कि बिल्कुल समान समय में नीचे आकर के गिरेगा। ठीक है, क्योंकि वायु अवरोधक नहीं बनता है। वायु अवरोधक बनता तो जो ज्यादा वेट का होता वो पहले आके गिरता, लेकिन निर्वात में सबसे पहले कौन आके गिरेगा? कोई नहीं, दोनों समान रूप से गिरेगा। ये गैलीलियो साहब ने क्या किया था कि प्रयोग में अपना दिखा चुके थे। ठीक है,
तो इसको ध्यान में रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि दोनों बराबर रूप से आकर के गिरेगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पाइक्रोमीटर। पाइक्रोमीटर जो होता है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका उपयोग कहां करते हैं ये जानना है। देखिए पाइक्रोमीटर का जो यूज किया जाता है डेंसिटी को मेजर करने में किया जाता है। किसे? डेंसिटी को। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि डेंसिटी। पाइक्रोमीटर जो होता है वो कांच का ही बना होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। उसमें एक पतली सी छिद्र होती है, उसी में पानी डाल दिया जाता है या मिट्टी किसी भी चीज का अगर जो है डेंसिटी मेजर करना है तो उसके बाद जो है उसको जो है क्या किया जाता है डेंसिटी जो है मेजर कर लिया जाता है पाइक्रोमीटर का। पाइक्रोमीटर का इस्तेमाल खास करके डेंसिटी मेजर करने में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दिया है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही सतह क्यों देख पाते हैं, उसका दूसरा सतह क्यों नहीं देख पाते हैं। देखिए करेक्ट बताते हैं। एक तो पहला नंबर चीजें जान लीजिए, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ, ये कारण है। दूसरी कारण ये चीजें जान लीजिए कि चंद्रमा भी क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करती रहती है और वो भी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग क्या करते हैं कि देख पाते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला दिखा देते हैं। हाँ, स्मॉग। स्मॉग जो होता है वो किसका संयोजन होता है, मतलब स्मॉग किन चीजों से मिलकर के बना होता है, हम ये जानना है। देखिए स्मॉग जो होता है वो धुआं और कोहरा दोनों को मिलाकर के स्मॉग बनता है। ठीक है, धुआं और कोहरा, ध्यान रखना ये चीजें। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, धुआं और कोहरा को मिलाकर के स्मॉग बनता है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है, ये हमें जानना है। देखिए कैंटिलीवर बीम की अगर उदाहरण की अगर बात कर लेते हैं, कैंटिलीवर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पुल पुलिया बनाने में। किसे? पुल पुलिया, बड़े बड़े ब्रिज बनाने में भी कैंटिलीवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये इससे रिलेटेड होगा, ये पुल जो होगा कैंटिलीवर का एग्जांपल होगा। जैसे मान लीजिए कि हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैंटिलीवर आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का विंग्स निकला होता है ना, ऐसे विंग्स, उसका पंखी चार दोनों तरफ से होता है ना, तो पंखी होता है वो क्या होता है कि एक तरह से कैंटिलीवर का एग्जांपल होता है। या मान लीजिए कि छत के पंखा होता है, तीन गो पंखी होता है ना, मेन पॉइंट से तीनों निकला हुआ रहता है, तो पंखी जो निकला होता है वो कैंटिलीवर होता है, जो एक ही सिरे पे उसका क्या होता है कि जोर होता है, दूसरे सिरे पे ऐसे लटका ही होता है, वो कैंटिलीवर होता है। तो ये सब क्या है कि आपका कैंटिलीवर का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि एक पेड़ के तने का अनुप्रस्थ काट जो है कितना है कि 50 छल्ले हैं, तो पेड़ों की आयु हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ को काटिएगा तो उसमें रिंग आकार का आपका क्या बनेगा कि दिखाई देगा रिंग तरह से, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, रिंग जो होता है वो बलय होता है, तो उसमें कई रिंग बने होते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब पेड़ को काटिएगा तो उसमें रिंग जो बना होता है, तो वो रिंग को गिन करके ही क्या करते हैं कि पेड़ की आयु को हम ज्ञात करते हैं कि वो पेड़ जो है कितने वर्षों का है। तो उसमें कितना दिखा दिया है, 50 को छल्ला बना हुआ है। अब 50 को छल्ला बना हुआ है तो 50 वर्ष का पेड़ होगा, जितना छल्ला होता है ना उतना उसकी आयु होती है। तो ये कितने साल का होगा, ये वृक्ष जो होगा दोस्त ये 50 साल का होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि पेड़ की आयु जो होगा वो 50 साल होगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि कौन सी मूल इकाई है जिसे मानव शरीर में स्पेयर पार्ट्स को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें से देख लीजिए, आप बता दीजिए कि मानव के शरीर में जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको बनाने में मदद करता है। देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर कि स्टेम सेल। स्टेम सेल का काम होता है कि अपने शरीर में जो भी कोशिकाएं होती है या हड्डी होती है या रक्त होती है, मांसपेशी होती है, जो टूटती फूटती है उसको जो है मरम्मत करने में काम करती है स्टेम सेल। ये मानव शरीर में एकमात्र जो है क्या होती है कि सेल्स पाए जाते हैं जो मरम्मत करने का काम करती है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल का काम होता है। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टेम सेल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि रक्त का तरल भाग जिसमें क्या होता है कि कणिकाएं नहीं होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, जिसमें रक्त की कणिका नहीं होती है ये क्या कहलाती है ब्लड में, हमें ये जाना है। देखिए उसको जो कहते हैं दोस्त सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम नहीं मतलब कि हाँ सीरम ही कहते हैं, इस तरह से सीरम ही होता है वो। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सीरम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये दे दिया है कि सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है, ये हमें जाना है। देखिए सेल्यूलोज जो होता है किसका मुख्य घटक होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो जान लीजिए कि पौधों में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? पौधे में। अब पौधे में किसमें पाई जाती है? जिसमें कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति लगभग हर पौधे में पाई जाती है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। कोशिका भित्ति जो होता है ये सेल्यूलोज जो होता है उसका मुख्य घटक होता है। तो सेल्यूलोज इसका मतलब कोशिका भित्ति जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन।
देख लीजिए क्या है कि अधिकांश मछलियां जो होती है वो पानी में नहीं डूबती है, पानी में नहीं डूबती है। इसका कारण क्या होता है? देखिए मछली पानी में नहीं डूबती है, इसके कारण बहुत सारे कारण होती है, लेकिन इसमें से मेन कारण आपको बताते हैं कि मछली में क्या होता है कि स्विम ब्लेडर होता है। क्या पाया जाता है? स्विम ब्लेडर, जिसकी वजह से मछलियां नहीं डूबती है। ये आपको दिखा देते हैं, ये करेक्ट आंसर होगा। स्विम ब्लेडर का काम क्या होता है? उसमें क्या होता है कि हवा भरी हुई एक थैली होती है मछली में जो होती है। सो मछली का जब पेट उठ फाड़िएगा तो उसमें एक थैली निकलेगा, वो स्विम ब्लेडर होता है जिसमें हवा भरा होता है। जितना ज्यादा उसमें हवा भरती है मछली उतनी आसानी से पानी में तैर लेती है, उतना ज्यादा उछाल जो है पानी में मारती रहती है। जब पानी से बाहर मछली को आना होता है तो कस के क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेती है और उसको पूरा तरह से भरती है, कस के उछलांग लगाती है। ठीक है, तो स्विम ब्लेडर का काम होता है, इसको ध्यान रखे हैं। स्विम ब्लेडर के कारण ही मछलियां क्या करती है कि पानी में ऊपर नीचे आसानी से तैर सकती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया है कि मानव रक्त का लाल जो होता है वो किसके कारण, मानव का रक्त जो होता है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है ये जानना है। देखिए आपको पता है कि ह्यूमन ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव का रक्त ब्लड के क्या होता है कि रेड होता है। नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को परमाणु बम कहा जाता है ये जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। किस कोशिका अंग को परमाणु बम कहा जाता है? अच्छी तरह से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। शायद आपको हम बताते हैं आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है कि परमाणु बम भी कहा जाता है। थोड़ा सा ये जान लीजिए। किसे? लाइसोसोम को, ध्यान रखना है। ये आपका फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और जो है परमाणु बम भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइसोसोम के आसपास की अगर सेल्स थोड़ी सी भी अगर टूट करके बाहर निकलती है तो उससे क्या होता है कि पाचन वाला एंजाइम होता है वो बाहर निकलती है, पूरे के पूरे कोशिका को क्या करती है? खा करके पचा देती है, यानी नष्ट कर देती है। ठीक है, इसलिए उसे एटम बम या तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला दे दिया है आपको, ये जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन आपको हम खत्म कर दिए हैं। 20 क्वेश्चन थे, आपको हमने बता दिया है। ये यहां से क्या है कि जीके के क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन जो है जीके के हैं। तो जीके के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अंत तक के बने रहिएगा, देखते रहिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन डाले गए हैं। क्योंकि दोस्त सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ भी सकते हैं। इसलिए दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, तैयारी जम के कीजिएगा। वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। 100% मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। 110-120% मेहनत कीजिए, फिर ही कुछ होगा, समझ लीजिए। न तो 100% अभी सब मेहनत कर रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तभी जाकर के रिजल्ट गिरेगा। ठीक है, वैकेंसी कम है, कंपटीशन टफ है, तभी नौकरी ले पाइएगा, वरना नौकरी नहीं ले पाइएगा, समझ जाइए। चलिए देख लीजिए, ये जीके का पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जीके का ये क्वेश्चन दिया है कि कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कश्मीर के घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्त उसे कहते हैं मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, ध्यान रखना है। ये फोर्थ नंबर, जैसे नाम सुने होइएगा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या है? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास हैं। तो कश्मीर के घाटी में पाए जाने वाले घास को मर्ग के नाम से जानते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहता है पानी के किस बांध से मिलती है, हमें यह जानना है। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसको जो है पानी किस बांध से मिलती है? तो ये पंजाब वाली बांध जो होती है उससे मिलती रहती है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये देख लीजिए कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुई थी, हमें यह जानना है। देखिए भारत में रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो वो किस वर्ष पारित हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। कब? 1773 ईस्वी में। ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित हुई थी। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया था कि पारित किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये क्यों मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ये हमें जानना है। तो भारत के कुछ क्षेत्रीय क्या होते हैं चीजें हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारत में लाया गया था ब्रिटिश संसद के तहत। इसमें क्या हुआ था कि जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस पहली बार जो है भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। दूसरी चीजें ये जान लीजिए कि पहली बार ये क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना भी की गई थी। 1773 ईस्वी की बातें बता रहे हैं। उसके बाद जो है पहली बार निजी कर्मचारियों को रोक लगा दिया था कि कर्मचारियों को रोक लगा दिया गया था कि निजी कारोबार नहीं करना है और रिश्वत नहीं लेनी है। ये चीजें जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो बहुत सारी चीजें जो है उस समय पहली बार जो है भारत में किया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि भारत में संविधान द्वारा जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, हमें यह जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को।
कितनी? 22 भाषाओं को। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 22 भाषाओं को भारत में संविधान के तहत मान्यता दी गई है। कभी कभी ये पूछ देता है कि 22 भाषा का जो आपका जो है ये दिया गया है मान्यता, वो किस अनुसूची के अंतर्गत दी गई है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी अनुसूची पूछ देता है। इस सब का पीडीएफ में जो है पूरी तरह से डिटेल्स दिया हुआ है दोस्त, तो डिटेल्स पूरा आपको पीडीएफ में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, देरी मत कीजिएगा, ज्वाइन हो ही जाइएगा, कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दे दिया कि भारतीय संविधान में कहता है कि कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। जैसे कि अपना भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, तो उसमें कौन सा जो है ये विशेष व्यवस्था जो है इसमें से किससे ली गई है, हमें यह जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि इंग्लैंड से जो व्यवस्था ली गई है, सिर्फ एक नहीं 2 3 4 ऐसे चीजें हैं जो इंग्लैंड से अपने संविधान में ऐड किया गया है। क्या क्या लिया गया है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि ऑप्शन में हमें देखना है, ऑप्शन में कोई एक ही करेक्ट है। ये संसदीय प्रणाली पहले जान लीजिए कि इसमें से ऑप्शन से देखा जाता है, ये सेकेंड नंबर आपका करेक्ट होगा। संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सिर्फ ये संसदीय प्रणाली नहीं ली गई है, बल्कि आपको बताते हैं कि विधि का शासन भी लिया गया है। दूसरी चीज विधायक प्रक्रिया भी ली गई है उस इंग्लैंड के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हमें यह जानना है। देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात कर लेते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष में जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कब इसका जो है मतलब संविधान में किया गया था, तो ये अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे 1946 में बने थे, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 में ये अस्थायी मतलब कि बने थे अध्यक्ष। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत की नागरिकता जो है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, हमें यह जानना है। देखिए भारत की नागरिकता दोस्त जो है, तो भारत के लोग जो है कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज है तो ये जान लीजिए कि मान लीजिए कि अगर भारत में आपकी जन्म हुई है, तो दोस्त आपकी नागरिकता भारत में तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि मान लीजिए कि आपके माता पिता क्या है कि भारत में है, आप जो है मान लीजिए कि विदेश चले गए हैं, अब 20 साल बाद अगर आना चाहते हैं तो भारत की आपकी नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि आपके पूर्वज ही भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आवेदन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जैसे ही आप भारत से बाहर जाइएगा, तो वैसे 7 साल जैसे ही भव होगा उसी आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। मतलब भारत से बाहर अगर कोई 7 साल तक की अगर रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। फिर दोबारा अगर नागरिकता लेना है, तो अगर आपके पूर्वज अगर भारत में रह रहे हैं, तो दोस्त आपकी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी ये चीजें जान लीजिए कि वैश्वीकरण से भी क्या होता है कि आपकी नागरिकता मिलती है। तो इसमें अगर देख लिया जाए तो इन तीनों के अनुसार जो है आपकी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा कि इन सभी के अनुसार क्या होगा कि भारत की नागरिकता आपको दी जा सकती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी जो होती है सामान्यतः दिखाई देती है किस फील्ड में दिखाई देती है, हमें जानना है। देखिए भारत में प्रचंड बेरोजगारी जो होती है वो कृषि के फील्ड में दिखाई देती है। किसमें? कृषि के फील्ड में। ध्यान रखना ये चीजें। ये सेकंड नंबर। प्रचंड बेरोजगारी कहने का मतलब क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी। इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से मतलब हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जान लीजिए कि जहां पे मान लीजिए कि हमें 10 लोगों की जरूरत है, वहां पे 20 लोग लग करके क्या करते हैं कि काम करते रहते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे भूभाग में जहां पे 5 लोगों की जरूरत होता है, वहां 20 से 25 लोग जो है क्या करते हैं कि उस काम को करते रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो ये कृषि के फील्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या होता है कि सीजनली आपका कारोबार होता है, सीजन पे होता है। ऐसा नहीं है कि 365 के 365 दिन जो है आप कृषि में लगे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 6-6 महीने के अनुसार जो है रोपनी होती है, कटनी होती है, बुआई होती है, उसी समय आप क्या करते हैं कि उसमें लगे रहते हैं। उसके बाद जो है आप नहीं लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ताश पत्ते आराम से बैठ करके मजे लेते रहते हैं। तो ये मतलब कि एक अदृश्य बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी होती है, एक तरह से कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, हमें यह जानना है। देखिए पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे जो सेल फोन के उत्पादक है वो नंबर 1 पे चाइना है। कौन है? चाइना है, ये फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है। जापान भी है टेक्नोलॉजी के मामले में आगे, लेकिन पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चाइना है। दूसरे नंबर पे इंडिया है। जापान में भी जो है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, लेकिन वहां पे कुछ क्या है कि ब्रांडेड चीजें मिलती है, जैसे कि सोनी हो गया, पैनासोनिक हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड जो है आपका क्या जापान में देखने के लिए मिलेगा। साउथ कोरिया भी है। साउथ कोरिया में भी क्या है कि दुनिया में वो जो है नाम उसका है टेक्नोलॉजी के मामले में, वो भी क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी
का जो है क्या करता है कि डिलीवरी करते रहता है। जैसे मान लीजिए कि सैमसंग गैलेक्सी का सीरीज देख लीजिएगा तो आपको पूरा जो है उत्तर कोरिया में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि उस शासक का आपका क्या करना है कि नाम क्या है जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। देखिए उस शासक का आपको नाम बताना है जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला जो आदमी था, मतलब व्यक्ति थे, राजा थे, वो थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा, ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, राणा कुंभा। महाराज राणा कुंभा ने ही क्या किया था कि निर्माण करवाए थे। ये कहां पे है ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये स्तंभ जो है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, राणा कुंभा के। इसकी लंबाई अगर देख लिया जाए तो दोस्त इसकी लंबाई नहीं, हाँ लंबाई मतलब मान के चलिए ऊंचाई, एक तरह से ऊंचाई ही कहिए, ऊंचाई जो है सो वो 37 मीटर के आसपास में है, जिसमें हिंदू देवी देवता को नक्काशी जो है उसमें किया गया है, देखने के लिए आपको मिलेगा। 9 मंजिल इसका इमारत है, लाल बालू वाले और व्हाइट जो है संगमरमर वाले पत्थर से मिलकर के इसको बनाया गया है, ठीक है। राणा कुंभा ने इसका जो है निर्माण 1440 से लेकर के 1448 के बीच में बनवाया था इन्होंने। 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने इसका पूरा निर्माण करवाया था, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है हम्पी, हम्पी किस जिले में, हमें ये जाना है। देखिए हम्पी जो है वो कर्नाटक में है। कहां पे? कर्नाटक में है। कर्नाटक के जान लीजिए कि बिल्लोर जिले में क्या है कि ये स्थित है। कहां? बेल्लारी जिले में, ध्यान रखना है। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, बेल्लारी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया कि भारत के आजादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, हमें यह जाना है। देखिए भारत के आजादी के समय अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये जेवी कृपलानी थे। कौन थे? जेवी कृपलानी। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि जेवी कृपलानी साहब ही थे भारत के आजादी के समय में। चलिए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, हमें यह जाना है। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, ये इब्राहिम लोधी था। कौन था? इब्राहिम लोधी, ये फर्स्ट नंबर। इब्राहिम लोधी का जो है ये पानीपत के दौरान इसकी लड़ाई किससे हो गई थी? बाबर से हो गई थी। किससे? बाबर से 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, बाबर से लड़ाई किया था, बाबर ने इसको हरा दिया था। फिर ये इसके बाद इसकी सल्तनत जो है समाप्त हो गई थी, ठीक है। लोधी वंश जान लीजिए एक तरह से तो घमंड और क्रूर के मामले में जो है जाना जाता है। काफी घमंडी या काफी क्रूर आदमी था, मतलब शासन, मतलब वंश था उसका। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया था, हमें ये जानना है। देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखना ये सेकंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा है कहां, ध्यान लीजिए। ये जो है जो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार है उसी के परिसर में आपको अलाई दरवाजा देखने के लिए मिलेगा। ये भी क्या है कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसे जो है कुश ए शिकार के नाम से भी जाना जाता है अलाई दरवाजा को, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, हमें ये जानना है, ठीक है। AIML शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो ये सलीम उल्लाह खान ने करवाया था, नवाब सलीम उल्लाह खान ने। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, नवाब सलीम उल्लाह खान। कब करवाया था थोड़ा सा ये जान लीजिए। ये करवाए थे 1906 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था कि भारत का प्रथम जो है मुस्लिम पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जो चित्रकार का दुश्मन है, जो चित्रकला का शत्रु है, हाँ जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं, ये किस मुगल शासक ने कहा था? वो काफी चित्रकारी का क्या था कि प्रेमी था, चित्रकारी से उसका काफी ज्यादा लगाव था। और ये जो कहा था ये जहांगीर ने कहा था। किसने? जहांगीर बहुत बड़ा जो है चित्रकार थे और एक तरह से कहिए कि चित्रकारी का बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। इसके शासनकाल में जो है चित्रकार लोगों का जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था, ठीक है। तो ये जहांगीर साहब ने कहा था, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। दोस्त मुमताज महल का असली नाम जो था वो क्या था? बानो बेगम। क्या? बानो बेगम। ध्यान रखना है ये चीजें। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, अंजुमंद बानो बेगम ये उसका नाम था असली, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे क्या है कि ताजमहल बना था जो शाहजहां साहब ने बनवा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर के चाहे कर्क रेखा नहीं गुजरता है, हमें ये जाना है, ठीक है। तो कर्क रेखा किससे होकर के नहीं गुजरता है ये हमें जाना है। देखिए कर्क रेखा जो होता है छज्जा गुराम पत्र, याद रखिएगा,
आप एक बार हम बता चुके थे, वैसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। छज्जा, गुराम, पत्रमी, इन सभी राज्यों से होकर के क्या होता है कि कर्क रेखा गुजरती है, और किससे होकर के नहीं गुजरती है, जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। इन चारों ऑप्शनों में से देखा जाए, बाकी इन तीनों से होकर के गुजरती है, ठीक है। करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। देखिए, नेफा के नाम से जो पहले राज्य जाने जाते थे वो अरुणाचल प्रदेश जाने जाते थे। कौन? अरुणाचल प्रदेश। इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का नाम जो है जान लीजिए, उस नेफा का मतलब होता क्या है जान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी हो, ये ब्रिटिश शासन काल में इसका जो है निर्माण कराया गया था। अपने प्रशासनिक जो है विभाग वहां पे बना दिए गए थे, ठीक है। लेकिन 1951 में फिर जो है इसको मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र 1951 में बहुत सारे क्षेत्र मिलाकर के नेफा का जो है एक नेफा जो है मतलब कि नेफा प्रशासनिक विभाग बनाया गया था। तो ये अरुणाचल प्रदेश का था। फिर उसके बाद जो है 1972 में क्या किया गया था कि नेफा को नाम हटा करके जो है अरुणाचल प्रदेश दे दिया गया था। और 1987 में 1987 ईस्वी में 20 फरवरी 1987 ईस्वी में भारत में इसको क्या किया गया कि भारत का एक राज्य बना दिया गया, और यह भारत का उस समय जो है 25वां राज्य बन गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दिया है किस कहता है कि द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो इसमें से किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्त? ध्यान लीजिए कि हवाई द्वीप को। किसे? हवाई द्वीप को। ध्यान रखना है, ये आपका सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके टेस्ट में दिए गए थे, हमने आपको बता दिया है। तो दोस्त जिन मतलब कि डिस्कस करा दिया है, इस सबका पीडीएफ आप ले लीजिएगा टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के। अब क्या करते हैं कि जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम बता देते हैं कि दोस्त आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं इस सभी का। तो देखिएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए ये एप्लीकेशन है ईआरसीबी सर के नाम से है दोस्त, प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए क्या होता है कि टेस्ट प्रोवाइड कराई जाती है जीके जीएस के लिए, ठीक है। तो जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए कि जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाइए जीके जीएस के लिए। उसके बाद आपका हम स्कोर कार्ड लेकर के आएंगे, जैसा कि अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उन सभी का हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि कौन कितना नंबर लेकर के आया है, ठीक है। अगर आप स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं तो दोस्त अंत तक के बने रहिएगा, और जो लोग टेस्ट दे रखे हैं दोस्त आप भी बने रहिएगा। आप देख लीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना है और आप कितने नंबर पे आज ठहरे हुए हैं। देखिएगा, बता देते हैं। देख लीजिए, पहले नंबर पे जो आज है एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए जो ये टेस्ट दिए थे उन्हीं के बाद बता देते हैं कि नीलेश यादव, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये रामसेन भाई है जो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये मणिकांत कुमार भाई है जो तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुजीत कुमार है। पांचवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सचिन कुमार है। छठे नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये साहिल मौर्य साहब है जो आपका छठे नंबर पे बने हुए हैं। चलिए उसके बाद सातवें नंबर पे मृत्युंजय कुमार भाई है। उसके बाद आठवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये दिनेश कुमार यादव है जो आठवें नंबर पे बने हुए हैं। नौवें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण कुमार जो है ये बने हुए हैं नौवें नंबर पे। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो लवकुश भाई है जो 10वें नंबर पे है। 11वें नंबर पे कौन है कि रोशन है, रोशन कुमार जो 11वें नंबर पे है। 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम भाई है जो 12वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही क्या कीजिए कि टेस्ट लगाइए, लेकिन बहुत लोग गैप करके टेस्ट लगाते हैं। चलिए अगला देख लीजिएगा 13वें नंबर पे। 13वें नंबर पे क्या है कि नीतीश कुमार है। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मिथिलेश कुमार है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये चंदन कुमार है जो 15वें नंबर पे है। 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मंटू कुमार है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमित भाई है जो 17वें नंबर पे है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा मुकेश है जो 18वें नंबर पे है, ठीक है। चलिए 19वें नंबर से अगर देख लेते हैं, हाँ 19वें नंबर पे प्रिंस है, प्रिंस भाई है, प्रिंस कुमार है जो 19वें नंबर पे है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विपुल कुमार है। 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भगवान कुमार भगवान साहब है जो 21वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही बने रहिए। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 22वें नंबर पे कौन है कि कमलेश कुमार है। 23वें नंबर पे कौन है रत्नाकर प्रसाद भाई है जो 23वें नंबर पे है। 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 24वें नंबर पे आपका आज जो टेस्ट में बने हुए हैं मोहन कुमार भाई है। कौन है? मोहन कुमार भाई। चलिए उसके बाद जो है 25वें नंबर से बात कर लेते हैं हम। 25वें नंबर पे देख लीजिएगा कि एमके यादव साहब है जो 25वें नंबर पे। 26वें नंबर पे बबली प्रजापति है जो 26वें नंबर पे। 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 27वें नंबर पे कौन है? ये विष्णु कुमार जो है प्रयागराज से है, ये आपका जो 26वें नंबर पे है। 27वें नंबर पे। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये 28वें नंबर पे है। 29वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये प्रिया है। 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विकास कुमार है जो 30वें नंबर पे बने हुए हैं। चलिए 31वें नंबर पे ये बिमला कुमारी है। बिमला कुमारी कभी कभी गायब हो जाती है टेस्ट से, ये गलत बात है। प्रिया और बिमला कुमारी ध्यान रहे। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर पे क्या है कि सुशील पार है, उसको 34th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये 33 ना है, 33 है राहुल मुंजे है। उसको 34 की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है? सुरेंद्रा साहब है। उसको 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो फरियाद अंसारी है। 36 नंबर पे अपने विनय साहब जो यूपी से टेस्ट देते रहते हैं। बहुत अच्छा है दोस्त,
चलिए अब दिखा देते हैं, देख लीजिएगा ये जो है एनटीपीसी वाले हैं जो नॉन स्टॉप टेस्ट से पार्टिसिपेट किए हैं, नॉन स्टॉप से टेस्ट देते रहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कि मृत्युंजय कुमार है, उसके बाद जो है आपको दिखा देते हैं कमलेश कुमार है, उसके बाद विनय भाई है, ठीक है। ये अपना क्या है कि तीन ही लोग जो है अटेम्प्ट किए हैं दोस्त, बहुत कम लोग जो है। आपको लगता है कि आप एग्जाम आएगा तब टेस्ट लगाइएगा, आराम से टेस्ट पास कर लीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट गिरा दीजिएगा, तब भरम में है, गलती कर रहे हैं दोस्त। कंटिन्यू टेस्ट लगाइए जितने भी लोगों ने परचेज कर रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला दिखा देते हैं, ये ग्रुप डी वालों के लिए नॉन स्टॉप में से मोहम्मद आसिफ भाई है जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो इंद्रजीत कुमार है, तीसरे नंबर पे देख लीजिएगा कि सिद्धांत भाई है जो आपका क्या है कि तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे क्या है कि फरियाद अंसारी है, पांचवें नंबर पे देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट में अटेम्प्ट किए हैं, भाग लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्त क्या होगा कि जान लीजिए जो लोग जीके जीएस के लिए परचेज कर रहे हैं 29 का, दोस्त जान लीजिए कि अब जो है कंटिन्यू टेस्ट चलेगा, एनटीपीसी नॉन स्टॉप टेस्ट चलेगा, ग्रुप डी का नॉन स्टॉप टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो जो लोग परचेज नहीं किए हैं एनटीपीसी नॉन स्टॉप का परचेज कर लीजिएगा, एग्जाम तक के टेस्ट चलता रहेगा, उसका डिस्कशन कराते रहेंगे, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देते रहेंगे, ठीक है। और ग्रुप डी वाले के लिए भी कहते हैं कि आप ग्रुप डी का जो परचेज कीजिएगा वो नॉन स्टॉप वाला ही परचेज कीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू एग्जाम तक की आपको क्या करेंगे कि टेस्ट हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अब हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन में। तब तक जय हिंद दोस्तों।